मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी चैप्टर 4 का पार्ट 2 का अभ्यास करेंगे। तो उसमें है कि बापू से प्रभावित होकर सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे और औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। तो क्या शास्त्री जी से बापू से प्रभावित होकर उन्होंने क्या किया था? 1921 में अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का ऐसा प्रभाव जीवन भर रहा कि जीवन भर वो उनके आदर्शों पर चलते रहे और औरों को इससे प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में लेखक बोलते हैं कि एक उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ते, विनम्र ही पृथ्वी के वारिस। जो विनम्र व्यक्ति है वो ही पृथ्वी को संभाल सकेंगे, यानी कि उसके वारिस होंगे। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक। शास्त्री जी ने क्या किया कि हमारे देश के जब स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा था वे उसमें प्रवेश किया। जब वे स्कूल के विद्यार्थी थे तब उनकी उम्र कितने साल की थी? 17 वर्ष की। गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने क्या किया था? स्कूल छोड़कर बाहर आ गए। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोकसभा मंडल में शामिल हो गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार के काम में अपने आप को लगाया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई तो वह सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। इन 12 वर्ष के दौरान उन्होंने 7 बार जेल गए। इसी से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। दूसरी जेल यात्रा उन्होंने 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। तो गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी शिक्षा छोड़ दी। उसके बाद परिणाम यह कि 1926 में वो लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए और जीवन भर उनके सदस्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद शास्त्री जी ने गांधी के विचारों के अनुरूप अछूतों का उद्धार के काम में अपने आप को लगाया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ है। 1930 में उन्होंने जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें क्या हुआ? जेल जाना पड़ा था। यहाँ से शास्त्री की जेल यात्रा शुरू हुई तो सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर यानी कि लगातार चलती रही। 12 वर्ष के दौरान वे कितने बार जेल में गए? 7 बार जेल में गए। इसी से हमें अंदाज़ा लग सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। दूसरी जेल यात्रा उन्होंने 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी और सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 साल की थी, तो जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। इस दौरान शास्त्री जी के यहाँ एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यक्रम में लगे हुए थे। वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में वह जनसेवा के कार्यों में लगे रहे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद में वे
1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष। तो इस दौरान क्या हुआ, गांधी जी के बताए रास्ते पर एक रचनात्मक कार्यों में लगे। दूसरी ओर वो पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे। 1935 में संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए और 1938 तक उस पद पर रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए और पूरी लगन के काम करने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष ध्यान गया। इसके बाद 6 वर्षों तक इलाहाबाद नगर पालिका को किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं के निकट से परिचित कराया। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। जब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव छोड़ दिया था। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं की और उनके निराकरण का व्यावहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। सही मायने में यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपने राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। इसके बाद वे 6 वर्ष तक इलाहाबाद नगर पालिका में किसी न किसी रूप में किसी न किसी ओहदे से वे जुड़े रहे। तो मैं लेखक कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने शास्त्री जी के व्यक्तित्व चिंतन को नागरिकों की समस्याओं के अधिक निकट लाकर परिचित कराया। उनके पास ग्रामीण यानी ग्राम्य गांव का जीवन का अनुभव था। इसके साथ इलाहाबाद नगर पालिका के जन सेवा का भी अनुभव छोड़ दिया। इसके कार्य छोटी छोटी समस्या का वे निराकरण करते और व्यावहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए। इसके कार्य के प्रति उनकी निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण 1937 में संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका के सभा के लिए उन्हें निर्वाचित किया गया। सही मायने में क्या शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत वहीं से हुआ, जिनका समापन कहाँ हुआ, देश के प्रधानमंत्री तक पहुँचे तक हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी बड़ी सही और गहरी पकड़ थी कि जिस श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपने जिस प्रशासन की दक्षता का प्रमाण दिया वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक तथा स्वाभाविक प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी और सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बनते बल्कि जनता के सेवक हैं। इसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही साथ सारे देश में लोकप्रियता मिली। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया।
देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए 19 महीने के छोटे समय में उन्होंने जितनी सफलताएं लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। तो देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न यानी अलग अलग पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें क्या बनाया गया? गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। इन पदों पर रहते हुए उन्होंने अच्छा कार्य किया और वो हमारे लिए, देश के लिए एक उदाहरण है। वे मंत्रालय के कार्यों में उनका दृष्टिकोण व्यावहारिक सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। अपने को कभी भी पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। वो अपनी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि क्या है? जनता है, उनके सेवक है। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में लोकप्रियता मिली ही, साथ ही साथ सारे देश में भी उनको लोकप्रियता मिली। इसी लोकप्रियता के परिणाम था कि पंडित नेहरू की निधन यानी मृत्यु के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियताएं प्राप्त की वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया। अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को ही तरजीह दी। शायद इसीलिए शास्त्री जी ने इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इसमें कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है जिसे समझना चाहिए। तो वे अत्यंत महत्वपूर्ण ओहदे पर पदों पर रहे, तो भी अधिकार संपन्न थे, तो भी उन्होंने आत्मसंयम से और अधिकारियों और अधिक कर्तव्यों को महत्व दिया। इसीलिए शास्त्री जी ने अधिक लोकप्रिय हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे कि आपके भविष्य की मंजिल जो भी कुछ हो, पर आपको सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि आप पहले देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा कुछ प्रदत्त अधिकार देता है, लेकिन उसमें कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है जिसे समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे याद रखने की जरूरत है। तो हमारा देश कैसा है? प्रजातांत्रिक है, जो निजी यानी अपनी कुछ स्वतंत्रता देता है, लेकिन स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में और स्वेच्छा से लगाए जो प्रतिबंध है उसके तहत होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और संयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की जरूरत है। तो यहाँ पर ये लेसन पूर्ण होता है, जहाँ पर शब्दार्थ हम देखते हैं जो समानार्थी शब्दों में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप ये शब्दार्थ में दायित्व यानी जिम्मेदारी, निष्काम यानी
बिना फल की अपेक्षा अथवा तो अनासक्त, समर्पण यानी सौंपना अथवा तो अर्पित करना, समन्वय यानी संयोग, निहित यानी भीतर रहा हुआ, अंतर्गत यानी निहित यानी भीतर रहा हुआ अथवा तो अंतर्गत, आस्था यानी श्रद्धा अथवा तो विश्वास, विरासत यानी उत्तराधिकार अथवा तो वारसो, गुजराती में उसे वारसो कहते हैं, और आह्वान यानी ललकार अथवा तो चुनौती, उन्मूलन यानी जड़मूल से नष्ट करना, दक्षता यानी निपुणता, तरजीह यानी प्राधान्य अथवा अग्रिमता, प्रदत्तता दिया हुआ, निर्वाचित यानी चुना हुआ, दीक्षांत समारोह यानी विश्वविद्यालय का प्रमाण देने का उत्सव। तो यहाँ पर ये लेसन पूर्ण होता है। आपको ये एक बार पढ़ना है, उसका लेखक का परिचय प्राप्त करना है, शब्दार्थ से वो टून टाइम वो है वो आपको होमवर्क में लिखना है, लर्न करना है। और सुंदर है टाइम में इसके क्वेश्चन आंसर है वो आपको लिखना है, सुंदर और सुवाच्य अक्षरों में होना चाहिए। और ये जो शब्दार्थ है वो उसका आपको अच्छी तरह से पढ़कर याद रखना है। थैंक यू। यहाँ पर ये लेक्चर पूर्ण होता है। थैंक यू।